नमस्कार दोस्तों, JS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस। बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि टेंस कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल या समय अब टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले कर्ता किसको बोलते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, इन बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, ये होते क्या है। तो कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट और क्रिया को बोलते हैं वर्ब, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। अब ये होते क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, वाक्य में कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं। कैसे समझें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी में वाक्य लिखा है मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखेंगे कि पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, राम है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। दोस्तों पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, राम है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। बिल्कुल भी अपने ऊपर दबाव नहीं लेना है दोस्तों, प्रारंभ से हम पढ़ रहे हैं टेंस। तो राम को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलेंगे और हिंदी में कर्ता बोलेंगे। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट बोल देंगे। तो आज ही जान लें कि कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब कार्य को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट, कर्ता। अब प्रश्न आता है कि कर्म, कर्म क्या होता है, वाक्य में क्या या किसको ये प्रश्न करते हैं तो जो कर्म होता है वो हमारे सामने आ जाता है, उभर कर आ जाता है, आंसर आ जाता है। हमें आंसर जो मिलता है, उत्तर जो मिलता है वो कर्म होता है। जैसे राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर आकर के उत्तर आएगा क्या, पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या था, प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हम पहचान जाएंगे कि जो पुस्तक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए, पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, हिंदी में बोलते हैं कर्म बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा उपाय क्या है, वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे ये वाक्य है और यहां इस वाक्य में कर्ता क्या है, राम, राम इस वाक्य में क्या पसंद करता है, राम इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ना पसंद करता है, तो ये हुआ कर्म दोस्त, कर्म। अब आपके सामने क्रिया बच गई है, कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिया, क्रिया। इंग्लिश में बोले तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं वर्ब, क्रिया, ठीक है। जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्रिया। यहां तक आप बात समझ गए हैं, जहां तक मैं समझता हूं यहां तक आप बात समझ गए हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कर्ता, कर्म, क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये तीनों को अच्छी तरह से हमें पहचानना है, तीनों को अच्छी तरह से हमें पहचानना है, ठीक है। अब आती है बात शब्द, कर्ता कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अब आगे हम पढ़ने वाले हैं तो कर्ता के विषय में हम कंफ्यूज न हो, बिल्कुल भी। हम प्रारंभ से ही बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों देखते हैं अब कर्ता एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को बोलते हैं
एक वचन करता, एक वचन करता, और ये बहुवचन करता, बहुवचन करता। कैसे जाने? अब देखिए, हम, तुम, सॉरी, यहां पर वह पुल्लिंग, ठीक है, वह स्त्रीलिंग, कोई भी नाम या इट, ठीक है, इट मीन्स यह। वह को पुल्लिंग में क्या बोलते हैं? ही। वह स्त्रीलिंग में सी। और कोई भी नाम जैसे राम, मोहन, कुछ भी, ठीक है, कोई भी नाम आ जाता है तो ये जो होते हैं ये होते हैं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम वो एक वचन कर्ता होता है, एक वचन कर्ता होता है कोई भी एक नाम। तो ये आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है दोस्तों। ही, सी, इट और नेम, कोई भी नाम आ जाता है और कोई भी एक वचन आता है, एक, जिससे एक का ज्ञान होता है और वो कार्य करने वाला होता है, उसको बोलते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एस एस लिख देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसा बता देते हैं कई पुस्तकों में। एस एस तो मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आगे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे तुम, हम और वे, ठीक है। यहां पर हम ये भी लिखते हैं कि जैसे तुम सब, हम सब या वे सब, वे सब, ठीक है। जो तुम होता है, तुम, अब देखिए आगे देखते हैं, तो इसका ये क्या है? बहुवचन करता है, तो तुमको बोलते हैं यू, और हम सब या हम वी, वे या वे सब दे। और क्या बहुवचन किसको बोलेंगे? बहुत सारे नाम, जैसे राम एंड मोहन, तो ये दो नाम एक साथ जुड़े रहेंगे तो वहां पर बहुवचन का कर्ता होगा। जैसे दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम होंगे, वो भी बहुवचन कर्ता के रूप में हम जोड़ेंगे। और एक होता है दोस्तों आई, ये एक वचन होता है, लेकिन इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। आई को, आई के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। जो यू है ये एक वचन होता है तो भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है इसके साथ, और बहुवचन होता है तो भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक वचन तथा बहुवचन में यू ही प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें, आपके मन में प्रश्न उठे कि तुम एक वचन हो तो भी हम इसके साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। आपके सामने ये लिख दिया है तो ये आप निश्चित मानिए दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, तुम सब, हम सब, वे सब, यू, वी, दे या दो से अधिक नाम जो भी आते हैं वो बहुवचन कर्ता के अंतर्गत काउंट होते हैं। और आई जो होता है इसके साथ भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आई को, ये एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद है इंग्लिश में, इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। एक बार और आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता,
एक वचन करता है, जैसे वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग और कोई भी नाम और इट। तो वह पुल्लिंग को बोलते हैं ही, वह स्त्रीलिंग को सी, और कोई भी नाम होता है जैसे राम, मोहन, गणेश, सुरेश, दिनेश, सब एक वचन। और इट और कोई भी एक नाम, उसको एक वचन कर्ता के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। कोई भी एक नाम, लेकिन वो कार्य करने वाला होना चाहिए, कार्य करने वाला होना चाहिए। जो कार्य करने वाला होता है उसको एक वचन कर्ता कहते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, जिससे हम आगे कंफ्यूज न हो दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता में जैसे यू, वी, दे, ठीक है। यू को बोलते हैं तुम या तुम सब, वी को हम या हम सब, और दे को वे या वे सब। वैसे तो इन शब्दों से स्पष्ट हो रहा है तुम, हम, वे, लेकिन कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि इसमें तुम सब नहीं लिखा हुआ, तो क्या करें? क्योंकि तुम सब नहीं लिखा हुआ तो तुम यू के साथ बहुवचन की क्रिया लिखी हुई है, तो उससे पहचान लेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हैं इंग्लिश में बहुवचन के कर्ता यू, वी, दे या दो से अधिक नाम, और आई ये है एक्सेप्शन, अपवाद, इसके साथ भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमने कर्ता के बारे में जान लिया, एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के बारे में जान लिया है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों क्रिया 5 प्रकार की होती है, तो अभी जानते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। नेक्स्ट पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। अब जो प्रेजेंट फॉर्म, इनमें अंतर क्या होता है आप बताएंगे? प्रेजेंट फॉर्म यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, तो प्रेजेंट फॉर्म देखिए ध्यान से, इनके दो भी नाम भी हैं, देखिए। अब इनके नीचे कई पुस्तकों में क्या क्या नाम लिखा हुआ है? प्रेजेंट फॉर्म को V1, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर लिखा हुआ है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर लिखा हुआ है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर लिखा हुआ है V और ING फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, और यहां पर S या ES फॉर्म, एस या ES फॉर्म। ऐसा भी लिखा हुआ है और ऐसा भी लिखा हुआ है, बात एक ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 और ING फॉर्म, V1 और ING फॉर्म, ठीक है। V1 के साथ ING फॉर्म हम जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहां पर जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर भी प्रेजेंट फॉर्म और यहां पर भी प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, ये वर्ब होती है, प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। ये क्रिया बहुवचन होती है ये क्रिया, और ये क्रिया होती है एक वचन, जिसके साथ हम एस या ES का प्रयोग करते हैं। ये होती है एक वचन। देखिए कुछ क्रियाएं। अब नंबर 1 है जैसे प्ले, पास्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? प्लेट। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म
प्लीड। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, और यहां पर जो एस या एस फॉर्म लिखेंगे प्लीज। प्लीज नेक्स्ट देखिए, सिंग, सिंग, संग और सिंगिंग और सिंग्स, सिंग्स। नेक्स्ट है, अब दो के माध्यम से जानते हैं हम, ये है प्लूरल फॉर्म और ये है सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि इसके साथ हमने एस का प्रयोग किया है। ठीक है, अब ये है आईएनजी फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म V3 और ये सेकंड फॉर्म। ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल होती है और ये सिंगुलर होती है। इस प्रकार जो ग्रामर की बुक होती है दोस्तों, उसमें ये क्रिया की फॉर्म्स होती है। अब हम इन क्रियाओं का टेंस में प्रयोग करना सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम यदि 5 वर्ब भी रोज की याद करते हैं, 10 वर्ब भी याद करते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो हम आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब क्रिया एक वचन तथा बहुवचन क्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, टेंस पढ़ने से पहले हमें इन बातों का ज्ञान होना परम आवश्यक है दोस्तों, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए आगे, हिंदी में जो नाउन होता है उसको बोलते हैं संज्ञा, और जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया यदि एक वचन में है, कहने का मतलब बहुवचन में है क्रिया या एक वचन में है, तो एक वचन की क्रिया को बहुवचन कैसे बनाएं, बहुवचन की क्रिया को एक वचन कैसे बनाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस क्रिया में एस या ईएस नहीं होता है वह बहुवचन की क्रिया होती है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं प्ले, इसमें एस या ईएस नहीं है, तो ये क्या है, बहुवचन की क्रिया है। यह आपको जानना है कि बहुवचन की क्रिया है। इस स्पष्ट लिख देता हूं, एस या ईएस जिस क्रिया में नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यदि एस या ईएस नहीं लगा हुआ रहता है अंत में, तो मानिए वह बहुवचन की क्रिया है। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि वह बहुवचन की क्रिया है। और जैसे ही हम इस क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं तो यह एक वचन बन जाता है। मान लीजिए यहां पर एस लगा दिया तो ये एक वचन की क्रिया हो गई। कौन सी एक वचन, ये क्या हो गई, एक वचन, एक वचन क्रिया हो गई, एक वचन की क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब बोल सकते हैं, सिंगुलर वर्ब बोल सकते हैं। और मान लीजिए इसको बहुवचन बनाना है तो इसका एस या ईएस हटा देंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुवचन बनाने के लिए जो क्रिया होती है उससे एस या ईएस हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हम संज्ञा के विषय में बात करें कि संज्ञा में जो संज्ञाएं होती हैं उनको बहुवचन या एक वचन किस प्रकार से बनाएं। इसका सेम, इसका अपोजिट उल्टा होता है संज्ञा में। कैसे होता है उल्टा, देखिए, जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का, ठीक है, इसमें एस या ईएस का प्रयोग हमने नहीं किया है, इसलिए इसका उल्टा क्या है, उसका उल्टा है एक लड़का। ठीक है, अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे, बॉयज, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के,
बहुत लड़की, बहुत लड़की, स्पष्ट हो गया, बहुत लड़की। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर काऊ, काऊ मीन्स एक गाय, और जैसे यहां पर काउज लिखूंगा तो बहुत गाय हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, नाउन होते हैं, उनमें यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाती है। नाउन संज्ञा में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं, लेकिन क्रिया में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो एक वचन बन जाती है। वह नहीं, उल्टा, संज्ञा में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो बहुवचन बन जाएगी, लेकिन क्रिया में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो एक वचन बन जाएगी। और क्रिया से हम एस या ईएस हटा देंगे तो बहुवचन बन जाएगी, और संज्ञा से एस या ईएस हटा देंगे तो एक वचन बन जाएगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं हम टेंस के विषय में। अब लेते हैं टेंस। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब लेते हैं हम टेंस। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है। पास्ट टेंस होता है बीता हुआ समय। पास्ट जो बीत गया, टेंस में समय, जो समय बीत गया उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जो भी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और जो अभी आगे आने वाला है उसको बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जिसको बोलते हैं हिंदी में हम फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल, और जो बीत गया है पास्ट टेंस उसको बोलते हैं भूतकाल, उसको बोलते हैं भूतकाल। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 1, 2 एंड 3। ठीक है, वैसे पहले पास्ट टेंस लिखना चाहिए क्योंकि जो बीत गया अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और जो आगे आएगा फ्यूचर टेंस। देखिए, अब प्रत्येक टेंस के 4 सब पार्ट होते हैं, 4 सब पार्ट होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, सॉरी, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान से देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 सब पार्ट होते हैं, ये 1, 2, 3, 4। प्रत्येक टेंस के ये 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हुए, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी प्रकार चार सब पार्ट होते हैं पास्ट टेंस के। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल भी बोल सकते हैं हम, इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे कि प्रत्येक टेंस के चार कैटेगरीज होती हैं, 4 सब पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, पास्ट टेंस के चार पार्ट और फ्यूचर टेंस के चार पार्ट होते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट के विषय में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट के विषय में प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसी भी प्रकार से हम जान सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। जो हमने जानकारी प्राप्त की थी कर्ता, कर्म और क्रिया, वो अभी हम काम में लेने वाले हैं। अब क्रिया को पहचाने कैसे? अब एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे हिंदी का जो भी शब्द होता है उसमें ना होता है, अधिकांश से ना, तो वो क्रिया होती है। कैसे? जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, देखना, जाना, आना, ऐसे। अधिकांश से ना होता है तो समझ जाइए कि वह क्रिया है, वर्ब है। अधिकांश से, सब नहीं, अधिकांश से। अधिकांश क्रियाएं इसी प्रकार से होती हैं और उनको पहचानते भी इसी प्रकार से हैं। तो दोस्तों ये क्रिया पहचानने का तरीका है। अब प्रेजेंट जो है अब चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो देखिए स्ट्रक्चर, देखिए उस प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। बिल्कुल भी अपने ऊपर दबाव महसूस मत कीजिए, हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नियम क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कैसे बनाए हम, उनके विषय में अभी हम बात करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, ठीक है। और कर्ता के बाद में क्या लिखेंगे हम? कर्ता के बाद में लिखेंगे वर्ब। वर्ब कहने का मतलब क्रिया लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। और वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, कर्म लिखेंगे। कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये वाक्य है। देखिए यहां पर ये क्या है? फुटबॉल खेलने वाला कौन है? मैं। ये क्या हुआ? कर्ता। देखिए इंग्लिश में भी पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं क्या खेलता हूं, यहां पर ये क्या हुआ? कर्म, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और खेलता हूं, ये क्या हुई? क्रिया। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में फर्क क्या है, ये अंतर जाने आप। जब अंतर हम जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि इंग्लिश में और हिंदी में फर्क क्या है, अंतर क्या है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। और जो इंग्लिश का जो हम वाक्य बनाएंगे उसमें ये जो अंतर है वो देखिए, यहां पर क्रिया दे दी है और यहां पर कर्म दे दिया। लेकिन हिंदी में पहले कर्म आया बाद में क्रिया, लेकिन इंग्लिश में पहले क्रिया और बाद में कर्म। ऐसे कर लें,
हम हिंदी में पहले कर्म लिखते हैं, बाद में क्रिया लिखते हैं, तो इंग्लिश में हम पहले क्रिया लिख देंगे और बाद में कर्म लिख देंगे, कोई फर्क नहीं। ये आप समझने की कोशिश करें कि इंग्लिश में हम पहले क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, नंबर 2 नंबर 1 पर इंग्लिश में कर्ता, नंबर 2 पर क्रिया, नंबर 3 पर कर्म लिखते हैं। लेकिन यहां हिंदी में नंबर 1 पर कर्ता, नंबर 2 पर कर्म और नंबर 3 पर क्रिया। अब देखिए इंग्लिश में क्रिया कौन से स्थान पर है, 2 सेकंड स्थान पर, लेकिन हिंदी में क्रिया तीसरे स्थान पर। ठीक है, यही अंतर है बस। हिंदी में ये क्रिया इधर आ जाती और कर्म इधर आ जाता, इंग्लिश में ये क्रिया यहां रहती है, कर्म इधर रहता। कहने का मतलब 123 का नियम रहता है इसमें। वैसे 123 ये है 1 2 3, लेकिन 2 पर जो है यहां पर क्रिया है, यहां पर कर्म है। ठीक है, यहां पर क्रिया है, यहां पर कर्म है। ये अंतर आप समझ गए होंगे। अगर ये अंतर समझ गए हैं तो इंग्लिश पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, उसके बाद क्रिया, क्रिया को बोलते हैं वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। हिंदी में क्या है, सबसे पहले कर्ता है, उसके बाद कर्म है, उसके बाद क्रिया है। ये आपको समझना है। तो अब देखिए दोस्तों, जोड़ना, कर्ता, क्रिया और कर्म को जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं हम, प्लस का निशान लगा देते हैं। ऐसे प्लस का निशान लगाया हुआ रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस क्या है। कुछ नहीं है, ये प्लस वही है कि पहले हम कर्ता लिखेंगे और उसके बाद क्रिया लिखेंगे और उसके बाद कर्म लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इस जो हिंदी का जो सेंटेंस है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही ध्यान से देखिए, जिनको ये सब कुछ आता है दोस्तों धन्यवाद, वो अपने रिवीजन के लिए पढ़ें। देखिए अब हम यहां आ गए, मैं फुटबॉल खेलता हूं। सबसे पहले हमारे सामने आता है कि इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है हमारे स्ट्रक्चर, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश बनाने का, वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो इसमें सब्जेक्ट देंगे। सबसे पहले क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक है, अब इंग्लिश का दूसरा नंबर क्या है, वर्ब लिखो साथ, तो यहां पर वर्ब क्या है, खेलता हूं। ठीक है, खेलता हूं की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो यहां पर हम लिखेंगे प्ले। ठीक है, प्ले लिखेंगे किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि बहुवचन है तो हम प्ले जो क्रिया है उसको भी बहुवचन लिखेंगे। तो आई जो एक्सेप्शन बताया था मैंने, इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो हमने प्ले लिख दिया, बहुवचन की क्रिया लिख दी। ठीक है, क्या सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब क्रिया लिख दी। अब आगे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। मैं क्या खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, तो यहां पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देंगे फुटबॉल। फुटबॉल, ये आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। ये स्पष्ट हो गया। देखिए ऊपर जो मैंने लिखा था वैसे कि वैसे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दिया। देख लो, वो का वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। लेकिन हिंदी में ये जो वर्ब है वो इधर आ जाती है और कर्म इधर आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सभी सब्जेक्ट के साथ ये सेंटेंस बना करके हम देखते हैं जिससे हम समझ सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले है ही प्लेज फुटबॉल। सी प्लेज फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल।
यू प्ले फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखा है यहां पर सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 2 3 4 5 और 6 सेंटेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर कर्ता है, जो यहां पर कर्ता लिखा हुआ है ही मीन्स वह एक वचन है, ठीक है। सिंगुलर एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हम एक वचन की क्रिया लिखेंगे। देखिए प्ले के साथ एस लगा दिया तो एक वचन की क्रिया बन गई, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर देखिए बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिखी गई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये नियम देखिए, वह फुटबॉल खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी, सी स्त्रीलिंग है, वह, ये भी एक वचन है और एक वचन है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। और यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट कर्म। नियम क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा वह, प्लेस वर्ब लिखा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हम एक वचन में लिखेंगे। और आगे फुटबॉल, ये कर्म लिख दिया कि वह फुटबॉल खेलती है। अब आगे आता है कर्ता दे मीन्स वे, ये बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया लिखिए बिना एस या एस के, तो और आगे फुटबॉल में कोई चेंज नहीं है, तो वे फुटबॉल खेलते हैं, तो ये बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया लिखिए, ठीक है। वी मीन्स हम सब प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, हम सब फुटबॉल खेलते हैं, तो वी बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है यू प्ले फुटबॉल, यू बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यू के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे राम है, एक है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, प्लेज, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो यहां तक की बात दोस्तों आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक वचन की कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर देखिए यहां पर हम जो कर्ता लिख रहे हैं, कर्ता का स्थान पहला होता है इंग्लिश में, और दूसरा स्थान होता है क्रिया का, और तीसरा स्थान होता है कर्म का। तो कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी हम एक वचन में लिखेंगे, कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में लिखेंगे। कर्ता के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि एक वचन के कर्ता कौन से होते हैं और बहुवचन के कर्ता कौन से होते हैं, एक वचन की क्रिया कैसे बनाते हैं और बहुवचन की क्रिया कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।